हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। सबसे पहले जो आपने थंबनेल में एक वर्ड देखा होगा ही स्पेशल, उसे मैं बता दूं कि ये एपिसोड्स जो अपकमिंग होंगे वो स्पेशल क्यों होंगे, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। देखो, आपके एयरफोर्स टिल 2019 जो शेड्यूल है वो 25 क्वेश्चंस रहते हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स में फिजिक्स पोर्शन के, जिसमें से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिगिनर हैं उनको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन जो एक दो बार अपीयर हो चुके हुए हैं उनको पता है कि 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से प्रिपेयर करते हो, सारे ही रूल्स प्रिंसिपल्स कंजर्वेशन डायमेंशन फार्मूले और छोटे छोटे फार्मूले पता करते हो रखते हो याद, तो 10 क्वेश्चन तो आप विदाउट यूजिंग पेन पेपर कर लोगे। अब इन 15 में क्या होता है, फिर आप नेगेटिव अटैम्प्ट करने लग जाते हो, फिर आपके 10 मार्क्स भी नहीं आते और आप कट ऑफ भी पार नहीं कर पाते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ओवरऑल तो लाते हैं मार्क्स बहुत अच्छे, लेकिन फिजिक्स में फेल हो जाते हैं। रीज़न इज़ कि आप क्या है कि इजी इजी चीज़ें तो सभी कर लेते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल पोर्शन पे थोड़ा कम ध्यान देते हो। मैं देखता हूँ जब भी मैं न्यूमेरिकल सीरीज़ कराने लग जाता हूँ तो फिर कमेंट आने लगते हैं कि सर एमसीक्यूज रखो या मॉक टेस्ट रखो, न्यूमेरिकल पे फोकस कम। तो यार वही आपके क्या होते हैं कि टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं जो ये न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो मैंने इस तरह से कंपाइल किए हैं पार्ट 2 से 100 न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं, जो आपको इन अपकमिंग वीक में, इस वीक में और इसके बाद वाले वीक में 10 एपिसोड आपके आएंगे, ठीक है। और 3 मॉक टेस्ट हर वीक में मैं लाऊंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन एडिशनल ये 10 प्रत्येक एपिसोड में 10 न्यूमेरिकल्स होंगे जिनका लेवल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं सारे ही न्यूमेरिकल्स, बहुत हेल्प होगी आपकी, तो इसलिए इसको मैंने एक स्पेशल सीरीज़ नाम दिया है, ठीक है। इस फर्स्ट एपिसोड में आप लोग फीडबैक देना, तो उसी तरह से मैं रेस्ट मॉक टेस्ट आप तक लाऊंगा एपिसोड, क्योंकि आप लोग ही हो जिससे मैं जान पाता हूँ कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं या नहीं। तो आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी तथा बामर श्रेणी की सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का जो रेशियो है वो बताना है। तो देखो, सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम आपको थोड़ा आना चाहिए, दो तीन बेसिक चीज़ें, जैसे लाइमन बामर और यहाँ पे रेस्ट बाम ब्रैकेट फंड और पास्चन। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो लाइमन है वो अल्ट्रा वायलेट की रेंज में आता है, विजुअल बामर जो होता है वो विजुअल यानी कि दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में आता है, और ये सारी ही आपकी इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त में आती हैं। सबसे पहले तो ये बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन देगा कि बामर और 4 ऑप्शन देगा आपकी कौन से क्षेत्र में आती है, अल्ट्रा वायलेट, अवरक्त या दृश्य प्रकाश या माइक्रोवेव, तो विजुअल। तो इस तरह से ही आपको लाइमन अल्ट्रा वायलेट, तो ये तो बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। और अब मैं इस न्यूमेरिकल पे बात करूं, और एक बात मैं बताऊं, अभी कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर पीछे आपकी वॉइस बहुत आती है, जिसे नॉइस कहते हो आप लोग, बहुत पक्षी बोलते हैं ये सब। तो बता दूं कि यार मेरा जो एक पुराना वाला घर है वो मेरे जो रियल अभी घर है वहाँ से थोड़ा दूर है, और ये तालाब के पास है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं रहता है। यहाँ पे मैं निकल आता हूँ आराम से अब लेके फ़ोन, तो यहीं पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसलिए जो अपना जो आस पीछे का एनवायरनमेंट है, तालाब है, तो इसलिए वो आती हैं, तो उसको आप कोऑपरेट करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन और बामर, तो वेवलेंथ का रेशियो अगर कभी पूछे तो एक सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। देखो, समझने पे अच्छे से फोकस करना, कैलकुलेशन पोर्शन आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन समझो अच्छे से, क्योंकि हो सकता है लाइमन की जगह पे आपसे बामर और ब्रैकेट का पूछ दे, पास्चन और फंड का पूछ दे, तो आप समझो ध्यान से। तो यहाँ पे लाइमन की बात करें तो ये वेवलेंथ लाइमन की आर, देखो लाइमन के लिए यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि सबसे पहले लाइमन होती है। फिर बामर के लिए यहाँ पे 2 और 3 रहता है, पास्चन के लिए 3 और 4, ब्रैकेट के लिए 4 5, फंड के लिए 5 6, इस तरह से होता है, याद रखना। तो लाइमन के लिए जब इसे फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आएगा 3/4, और ये आर लिखा ही है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो यहाँ से अगर वेवलेंथ का रेसिप्रोकल 3/4 आ रहा है, तो सीधा सीधा अगर हम वेवलेंथ लिखें तो वो 4/3 आएगा और आर, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे जब बामर के लिए कैलकुलेट करोगे, बामर के लिए, तो बामर के लिए मैंने बताया था यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 5/36 आर आएगा, कितना आएगा इसका रेसिप्रोकल। लेकिन जब इसको ऊपर करोगे तो 36/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36/5। ये आपका रेशियो हो गया बामर से। अब इनको कैलकुलेट करना है, 4 से ये 9 बार कट जाएगा, तो ये 9 27 हो जाएगा, ऊपर 5 बचेगा, तो 5/27, 5:27 इसका राइट आंसर हो गया। अब आप इस चीज़ को समझ लिया, अब मेमोराइज कर लो। अगर आपसे कभी भी लाइमन और बामर का आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशियो पूछे तो 5:27 होगा, आपने समझ लिया। अब आप इसको याद भी रख सकते हो,
कि अगर आपके बाई चांस ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में दिख जाए तो आप इसको मेमोराइज कर लेना 5:27। एक ऐसे और पूछ सकता है, पहले बामर दे देगा और बाद में लाइमन देगा तो 27:5 करना, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे अप्रोच करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ये सब इसका बेसिक कि पूछेगा कि अल्फ़ा कणों के प्रकीर्णन का एक्सपेरिमेंट, यानी कि अल्फ़ा कण की स्कैटरिंग पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, किस साइंटिस्ट ने। तो उस साइंटिस्ट का नाम पूछ सकता है, तो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड सर ने जो था अल्फ़ा स्कैटरिंग किया था, ठीक है। इस जो एक्सपेरिमेंट किया था उस पर एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनता है, जो ये है सेकंड, कि क्या है कि आपसे कह रहा है कि सोने का पत्र लगाने पर 60 डिग्री के कोण से प्रकीर्णित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो अल्फ़ा कणों की संख्या है वो 100 है प्रति मिनट। तो 90 डिग्री के कोण पर होने वाले अल्फ़ा कणों की संख्या प्रति मिनट बतानी है। तो देखो आपको दो एंगल देगा और दो ये संख्याएं देगा कि इतने पहले इस एंगल पे इतने निकल रहे थे और इस एंगल पे कितने निकलेंगे। तो इसके लिए आप याद रखना कि जो नंबर ऑफ प्रति मिनट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइन की पावर 4 थीटा/2। ये रिजल्ट आप याद रखना, आप इससे कर पाओगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब यहाँ से n1 और n2 कर लेते हैं और इधर साइन थीटा1 और थीटा2 कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें, आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा, तो यहाँ से n1 कितना है 100 और n2 मतलब दोबारा कितने मिनट होंगे वो हमने x मान लिया, ठीक है। अब थीटा नीचे रेसिप्रोकल था, हमने देखा n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो था नहीं, इनडायरेक्टली था साइन थीटा के, तो थीटा2 वाला ऊपर रखेंगे, 90 ऊपर है 90। फॉर्मूला क्या था, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/sin थीटा/2 की होल पावर 4 था साइन ये, तो थीटा/2, तो 90/2 करेंगे तो साइन 45 होगा, साइन 45। और नीचे 60 डिग्री था तो 60/2 करेंगे क्योंकि थीटा/2 था तो साइन 30 होगा, साइन 30। रेसिप्रोकल करके और उसकी पावर कितनी थी 4। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, तो ये होगा कितना, 2 ऊपर जाएगा तो 2/√2 होगा, इधर लिख ले रहे हैं 2/√2 होगा, जिसमें हम दोनों तरफ ऊपर नीचे √2 का गुणा करेंगे, यहाँ भी √2 का और यहाँ भी √2 का, तो ये √2 से ये 2 कट जाएगा तो √2 की पावर 4 होगा। और √2 की अगर पावर आप 4 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4 बराबर हमें मिल गया 100/x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इधर जाएगा तो ये 25 से कट जाएगा 25 बार। तो अब की बार जो 60 डिग्री पे प्रति मिनट वाले अल्फ़ा कण होंगे वो कितने होंगे 25। तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी कि 25 प्रति मिनट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से फॉर्मूला लिख लो, n जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/sin थीटा/2 की पावर 4, साइन की पावर 4 थीटा/2, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अगर समझ में नहीं आया है तो आप पीछे करके देख लो। लेकिन यार ये जो 100 क्वेश्चन मैं आप तक लाऊंगा, मैंने कंपाइल किए हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं अगर आप समझ पाओ तो। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा यदि संवेग इतना तरंगदैर्घ्य के फोटोन के समान है। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है, वैसे आपसे चांसेस नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा डेटा है आपको तो एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। क्योंकि जो मोमेंटम होता है, संवेग होता है, वो होता है h/λ, जहाँ पे h प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू पता होगी 6.67 10⁻⁻34 मात्रक होता है जूल सेकंड। तो यहाँ से अगर p का मान हम संवेग होता क्या है, द्रव्यमान वेग, तो ये रखेंगे तो h/λ आएगा, तो v यहाँ से अगर निकालेंगे तो यहाँ पे λ/h/λ हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, m कितना होता है आपको पता होगा 9.1 गुणा 10⁻−31। इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेना। वैसे इस क्वेश्चन को आप अभी स्किप कर लो, एक फॉर्मूला ही सही, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि इतना कैलकुलेटर नहीं आएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नैनो सेकेंड में कांच में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, ठीक है। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। चलो अब क्या है, आपको पता होगा कि माध्यम में अगर चाल हम निकालें, माध्यम में ग्लास में, तो क्या हो जाएगी, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है कि नहीं। ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि माध्यम में किसी भी चीज़ की चाल है तो अगर वो निर्वात में वैक्यूम में जो उतनी होती है उसमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भाग दे दें वो निकल आती है। तो यहाँ से माध्यम में चाल ये हो जाएगी। अब चाल तो ये हो जाएगी और आपको समय दिया है कितना, 1 नैनो सेकेंड। अगर हम चाल में समय का गुणा कर दें तो हमारी डिस्टेंस हो जाती है, वही हमसे पूछा गया डिस्टेंस, तो ये बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के। मेरी बात ध्यान से समझना, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। डिस्टेंस होता है वो स्पीड, अब स्पीड माध्यम में कितनी होगी, निर्वात बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये तो होगी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है आपका डिस्टेंस। तो अब सी का मान रख दो, कितना होता है 3 × 10⁸
बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 को हम 1.5 ही लिखा रहने देते हैं, चलो 1.5 लिख दिया, इंटू टी कितना है 1 नैनो सेकंड, इसमें 10 की घात -9 का गुणा करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। अब देखो 1.5 से 3 2 बार कट गया, तो 2 और 10 की घात -8 और -9 है तो 2/10 आएगा, यानी कि 0.2 मीटर आया। 0.2 मीटर का मतलब 20 सेंटीमीटर, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर यहाँ पे 1 नैनो सेकंड ना दे के 2 नैनो सेकंड दे दे, कांच में प्रकाश, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आई थिंक इसकी ब्राइटनेस कम हो रही है तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। तो इस तरह से अगर पूछ लेता है आपसे डिस्टेंस तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, मुझे ये तो पता है कि इसको आपको नीड होगी एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब 2 बार देखने की। ये जितने भी एपिसोड 10 आएंगे इनको आप 2 बार ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चीज़ें उतनी ईजी भी नहीं है जितनी, क्योंकि ये इन्हीं चीज़ों से टर्निंग पॉइंट अगर हो सकती हैं तो चीज़ें उतनी नॉर्मल चीज़ें तो सभी कर लेते हैं, प्रिंसिपल्स तो सभी पढ़ लेते हैं। इन न्यूमेरिकल पे वर्क करना थोड़ा लग सकता है कि आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन उतना टफ भी नहीं है। अब उस तरह से आप बताना, अगर आप ना कर पा रहे हो कोऑपरेट तो फिर मैं स्किप भी कर दूंगा इस चीज़ को, क्योंकि करता जो भी वो आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर ऐसे कोई उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। निम्न में से किस रंग के लिए विचलन कोण न्यूनतम होगा, ये मैंने आज कल कम्युनिटी पे क्वेश्चन पोस्ट किया था। तो देखो जो विबग्योर होता है VIBGYOR, ये इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, और आपका उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है डेविएशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर डेविएशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो रेड जो है मोस्ट डेविएटेड नहीं होगा, मिनिमम डेविएटेड होगा, यानी कि रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है वॉयलेट में। और अगर वेवलेंथ की बात करें तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न फोकस दूरियों वाले 2 उत्तल यानी कि 2 कन्वैक्स लेंसों को उनकी फोकस दूरियों के योग के बराबर दूरी पर रखा गया है, इस लेंस के संयोजन की क्षमता होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको पता है कि लेंस का जो आप संयोजन करते हैं तो उसके लिए संयोजन की फोकस दूरी क्या होती है, पूरा ओवरऑल क्या रहती है। एक फॉर्मूला हमने बताया था F1 F2 बटे F1 प्लस F2 माइनस डी। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होती है, उन दोनों के बीच की दूरी। अब क्या कह रहा है कि ध्यान से क्वेश्चन की भाषा को समझो कि उनके बीच की दूरी कितना है, उनकी फोकस दूरियों के योग के बराबर दूरी पर रखा गया है, यानी कि जो दूरी है ये डी है वो फोकस दूरियों का योग दिया है इन लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि उत्तल लेंसों को उनकी फोकस दूरियों के योग के बराबर दूरी पर रखा गया है, यानी कि जो बीच की दूरी है डी वो F1 प्लस F2 ही है। तो यहाँ से अगर हम ये फॉर्मूला फोकस दूरी का है और हमें निकालना पावर है, तो पावर के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी, ये चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। तो ऊपर पहुँच जाएगा F1 प्लस F2 माइनस डी बटे F1 F2। अब ये माइनस डी जो है वो F1 प्लस F2 ही है, लेकिन ये नेगेटिव का है तो इस पूरी चीज़ से ये पूरी चीज़ प्लस की कट जाएगी, तो ऊपर बचा जीरो, और जीरो बटे जब कुछ भी रखते हैं तो उसका मान हमें जीरो मिलता है। तो पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर इसकी फोकल लेंथ पूछता ओवरऑल संयोजन की फोकस दूरी तो वो अनंत हो जाती है, क्योंकि जब जो क्षमता जीरो तभी होगी जब फोकस अनंत पे बन रहा होगा। ठीक है, तभी तो उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो जीरो होगी। आवर्धन क्षमता, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7वां क्वेश्चन है, एक कुंडली से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स फाई है 5t² प्लस 3t प्लस 16। तो चौथे सेकंड में प्रेरित वैद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है फोर्थ सेकंड में बताना है। एक nवें सेकंड में चली गई दूरी, जो फर्स्ट पोर्शन में मैंने वर्क किया था उसमें एक प्रिंसिपल बताया था 1/2 हाफ n-1 वो ऐसे कुछ था। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको पता होगा, मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है माइनस का d5/dt होता है, यानी कि टाइम के सापेक्ष उसका डेरिवेशन ही होता है फ्लक्स का। तो अगर यहाँ पे हम, मेरी बात ध्यान से सुनना, चौथे सेकंड की कह रहा है तो पहले थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड यानी कि तीसरे सेकंड तक निकालें तो वो कितना आएगा, इसका पहले डेरिवेशन करेंगे, 5t² का करेंगे तो 5 आगे आएगा यानी कि 10t बनेगा, 10t प्लस 3t का 3 होगा और 16 का 0 होगा तो 10t प्लस 3 आएगा। तो तीसरे सेकंड का मतलब 3 रखेंगे t का मान, तो जब t का मान यहाँ पे 3 रखेंगे 10 और 3 33 और 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 और 3 33 होगा थर्ड सेकंड के लिए। सिमिलरली 4 सेकंड तक के लिए निकालेंगे, 4 सेकंड तक के लिए यहाँ पे टी का मान 4 रखेंगे, 10 का 4 में गुणा करेंगे 40 और 3 43 निकलेगा।
अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे 43 भी ऑप्शन है, 33 भी ऑप्शन है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा पॉइंट कि चौथे सेकंड का मतलब क्या हुआ। अगर आप पूरे चौथे 4 सेकंड तक वाले में से 3 सेकंड तक वाला घटाएंगे तभी तो इंडिविजुअल चौथे सेकंड का आएगा। क्वेश्चन घुमा हुआ है। अगर चार एट इंग्लिश की भाषा में आप देखना, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ था एट फोर्थ सेकंड, क्या कह रहा है, चौथे सेकंड ठीक है, मैं क्या होगा इसमें फोर्थ सेकंड वाले में से थर्ड सेकंड तक का घटाएंगे 4 सेकंड तक में से, तभी सो चौथे सेकंड का निकल पाएगा। तो 43 में से 33 जाएगा, 10 आएगा और वो माइनस का, ठीक है, ये माइनस कर लेना यहाँ पे, ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में होगा फोर्थ सेकंड के लिए कैसे हमें करना था इस क्वेश्चन को अप्रोच। ठीक है, अब आप शायद मैं आपको, चलो हो गया होगा। नेक्स्ट एस्ट पे चलते हैं। एक वैद्युत सेल का खुले परिपथ पर, देखो एक यार होता है जब कोई आप चीज़ शुरुआत करते हो और वो थोड़ी नई होती है तो एक अंदर से एक हेजिटेशन कहो या कुछ वो कहो, एक रहता है सस्पेंस कि लोगों को ये पसंद आएगा कि नहीं। आप सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन करते रहते हो, प्रिंसिपल्स, लेंज का नियम, ये नियम वो नियम किसके कंजर्वेशन, तो ये न्यूमेरिकल्स आपको पसंद आए या ना आए। क्योंकि बिगिनर क्या होते हैं कि उनको जो जैसा बता देता है वो वैसा मान लेते हैं। मैं यार ये एग्ज़ाम कई बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, दे चुका हूँ, और अभी क्या है कि मैं रिसर्च करता रहता हूँ, लड़कों से बात करता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट हैं। जो न्यूमेरिकल ला रहा हूँ ये आपके डोमेन में ही आते हैं, एयरफोर्स के लिए बहुत रिलेवेंट चीज़ें हैं। बस वही है कि आप लोगों को थोड़ा जो टफ लगता है वो आप पढ़ना नहीं चाहते हो। तो आई होप कि आप लोग इसको भी पसंद करोगे उतना ही जितना कि आप लोग मॉक टेस्ट और उन सब चीज़ों को करते हो। एक वैद्युत सेल का खुले परिपथ पर विभवांतर 6 वोल्ट है और 2 एम्पियर की धारा देने पर विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है। यानी कि पहले पूरे खुले ओवरऑल का 6 वोल्ट था, 4 रह जाता है। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध बताना है। तो जो खुले परिपथ का जो विभवांतर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो कितना दिया है, 6 वोल्ट। ठीक है, जो परिपथ का ओवरऑल रहता है। और जो यहाँ पे धारा देने के बाद जो विभवांतर होता है वो वी होता है, वो कितना दिया है, 4 वोल्ट। और आई आपको दिया है 2 एम्पियर। तो एक फॉर्मूला आप याद रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस, इस फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल्स पूछा जा चुका है एयरफोर्स में, इसीलिए मैंने ये इंक्लूड किया है। ये फॉर्मूला होता है E = V+I और इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो यहाँ से अगर हम R निकालें तो E-V/I हो जाएगा, V उधर जाएगा, तो यानी कि E-V मतलब 6 में से 4 घटाओ और I से डिवाइड कर दो, I इधर डिवाइड हो जाएगा 2, तो यहाँ से 2/2 करेंगे तो 1 ओम आएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, E = V+I/R। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी से है। देखो जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, इनसे क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे ये डिके होते रहते हैं। यानी कि इनसे अल्फ़ा बीटा कण अल्फ़ा वो निकलते रहते हैं। तो क्या है कि पहले इतना ग्राम था, विघटित होकर इतना ग्राम रह गया। तो पूछा गया है कि आखिर कितना टाइम लगा होगा। यानी कि 80 ग्राम से 0.80 ग्राम से 0.20 ग्राम रहने में उस रेडियो एक्टिव तत्व में को कितना टाइम लगा होगा, जबकि उसका हाफ एज जो अर्ध आयु है वो 10 वर्ष है। तो ध्यान से समझना इसमें एक चीज़, जो मास फाइनली और जो इनिशियली आप लिख लो सबसे पहले, उसके बाद इधर लिख लो 1/2 ठीक है, सबसे पहला काम। और एन, ये N0 मतलब इनिशियली कितना था, इनिशियली कितना था 0.80 और फाइनली कितना रह गया था 0.20। जब इनको कट करोगे तो ये 1/4 आएगा। 1/4 को हम 1/2 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 1/2 की पावर 2 आएगा। तो अब 1/2 की पावर 2 इधर 1/2 की पावर n है, तो यहाँ से n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2। एन की वैल्यू मिल गई, सब समझो क्वेश्चन हो गया। अब एक फॉर्मूला जो मैं कई बार बता चुका हूँ, याद रखना। यानी कि डिके का जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि विघटन का जो समय होता है वो होता है n×T½ T½ होता है अर्ध आयु। ये फॉर्मूला याद रखना। तो n हमने निकाला 2 और अर्ध आयु यानी कि T½ थी 10 वर्ष। तो विघटन में पूरे समय कितना लगेगा, 20 वर्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C, 20 वर्ष। फिर बता दूं ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए 1/2 की पावर n बराबर n/n0 लिखना। और ये n/n0 का रेशियो हमेशा 1/2 के ही टर्म में आपका टूटेगा, कटेगा। जैसे देगा पहले था 64 फिर रह गया 16, मतलब ऐसा ही देगा जो 1/2 की पावर में आप तोड़ सको। तो यहाँ से n का मान मिलेगा, फिर जो फॉर्मूला बताया वो याद रखना। क्या, फिर से लिख लो, विघटन का समय जो होता है, डिके टाइम पीरियड होता है t, वो होता है n×T½ कई बार इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है T½ दे दे, n दे और विघटन का समय दे दे, n पूछ ले।
तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप लिखते चलो तो ज़्यादा सही रहेगा। जितने भी मैं 10-10 कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, उनमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताऊं वो आप छोटी सी नोटबुक बना लो, उसमें लिखते ज़रूर चलो। किसी दिन आयन मंडल से परावर्तित आवृत्ति 10 मिली हर्ट्ज, ठीक है, 10 मेगा हर्ट्ज थी है। किसी दूसरे दिन यह घटकर 8 मेगाहर्ट्ज पाई जाती है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्वों का अनुपात बताना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ का रेशियो बताना है। देखो, जो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन अंडर रूट एन, और ये एन जो होता है वो अधिकतम घनत्व होता है और ये फ्रिक्वेंसी होती है। तो इसके लिए अगर हम रेशनलाइज करें तो ये F1 और ये F2 हो जाएगा, और 9 से 9 तो कट ही जाएगा, और ये यहाँ पे हम N1 और ये अंडर रूट N2 कर लेते हैं। हमें N1 और N2 का रेशियो ही बताना है, इधर भी 9 होगा वो कट जाएगा, बराबर लगाएंगे। तो फ्रिक्वेंसी पहले कितनी थी, 10 हर्ट्ज, ठीक है, फिर में कितनी हो गई, 8 मेगा हर्ट्ज हो गई। तो अब इसको काटेंगे तो ये 5 और ये 4 हो जाएगा, जब 2 से काटेंगे तो 5 और ये 4 हो जाएगा, ठीक। अब N1 अंडर रूट N1 और अंडर रूट N2 5 और 4 है, हमें अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यानी कि 25 और 4 का 16, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में था तो 5 4 था, अब स्क्वायर रूट हटा तो 25 और 16 हो गया। तो इसी तरह से यार मैं सोच रहा हूँ कि जो 100 कॉन्सेप्ट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे लगा कि जो जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने कंपाइल किए हैं। तो अगर आप इस पर अच्छा फीडबैक देते हो, आपको ये पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बेनिफिशियल है आपके लिए, मुझे तो पता है, लेकिन कुछ बिगनर ऐसे होते हैं जो जिनको आपत्ति होने लगती है इन सारी चीज़ों से, तो इसलिए मैं पहले इस वीडियो के फीडबैक का इंतज़ार करूँगा, आपके कमेंट्स अच्छे से पढ़ूँगा, फिर मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को नीड है इस तरह के सेशंस की, तो फिर मैं जो फर्दर 9 है वो लाता रहूँगा, और इस वीक में कोशिश करूँगा कि 9 के 9 आप तक पहुँचा दूँ। और जो मॉक टेस्ट हैं, एक वीक में 3 मॉक टेस्ट, वो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप तक आते रहेंगे 25 क्वेश्चन के। तो आई होप आप लोग इसको भी उतना ही प्यार दोगे जितना मेरे फर्दर सीरीज़ को दिया है। तो मैं इंतज़ार करूँगा और बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि नई शुरुआत की है। तो आप लोग प्लीज़ उस तरह से रिस्पॉन्स ज़रूर देना, मिलते रहेंगे, पढ़ते रहो यार, ठीक है। थैंक यू।